वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में इतना बहुत अच्छा कुछ कर सके। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साल का पहला दिन और आज आपको मैं 11th क्लास की बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। 10th वालों जो है उनको आपको मैं पढ़ाऊंगी। आपका रिवीजन बचा है, मुझे याद है, मैं करवाऊंगी। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, टेंशन मुझे देना है। ये टेंशन ले लेके मेरा ये हाल हो चुका है बेटा, ठीक है। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है 11th वाले बच्चों? हम लोगों ने सेल शुरू कर लिया था। सेल के 2-3 लेक्चर हो गए थे। सेल की प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने आपको कम से कम 2 घंटे तक पढ़ाया था। 2 घंटे के उस लेक्चर में सब कुछ है। आज हम सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल शुरू करने वाले हैं। पर यूकैरियोटिक सेल को शुरू करने से पहले मेरे लाल आपको प्रोकैरियोटिक में रिवाइज करवाने वाली हूं फ्रॉम द एनसीईआरटी, ओके? क्योंकि हम एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये बुक से ही सारे सवाल बनने हैं, मैं बार बार आपको कह रही हूं। तो जिस बच्चे को एनसीईआरटी नहीं आती है उन सब को जो है XYZ डूब के डैश हो जाना चाहिए। इसलिए मैं आपको हर बार एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ। बिना इस बुक के कोई जो है जीवन में सफल नहीं हो सकता, सीधी बात, ठीक? So let's start with the prokaryotic cell. It is represented by the bacteria, blue-green algae, mycoplasma and PPLO. Exactly आपके एनसीईआरटी में माइकोप्लाज्मा को and PPLO कहा गया बेटा, पर PPLO and कुछ नहीं होता। माइकोप्लाज्मा इक्वल्स टू PPLO। PPLO मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, ठीक है। सबसे ज्यादा छोटा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है अर्थ पर माइकोप्लाज्मा, जिसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। Now they are generally smaller, multiply more rapidly than eukaryotic cell। देखो बेटा ऐसा है ना, एक चीज हमेशा याद रखो कि जो आदमी पतला होता है, छोटा होता है, वो दिम 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 करके यहाँ से वहां से, कोने से, आगे से, पीछे से घुस सकता है। जो जितना छोटा होगा मल्टीप्लिकेशन रेट उतना ज्यादा होगा, ये याद रखना है आपको। जैसे ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, दे आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और 9 महीने तक माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है मेरे लाल, तब जाके एक बच्चे को जन्म होता है। और फिर अपन लोग माँ को कितना कष्ट देते हैं, तो ये गलत बात है ना। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो जितना छोटा होगा, जितना माइक्रोस्कोपिक होगा, डिवीजन रेट उतना फास्ट होगा, ये याद रखना। सो अब आप कंपेयर कर लो, मुझे बताओ कि बैक्टीरिया का रेट ऑफ रेप्लिकेशन ज्यादा होगा कि ह्यूमन बीइंग का? सीधी सीधी बात है, बैक्टीरिया का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। अब मैंने इनके शेप भी आपको बताए थे। मैंने इनका शेप आपको बताया था कोकाई, मैंने आपको इनका शेप बताया था। तो ये हो गया सिंगल कोकाई, चेन में हो गए तो स्ट्रेप्टोकोकाई, ग्रुप में हो गए तो स्टेफाइलोकोकाई, लंबे हो गए तो बैसिलस, कॉमा शेप के हो गए तो विब्रियो, और स्पाइरल शेप के हो गए तो स्पाइरल, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट इनटू द अर्थ। डिपेंड करता है, चेन में है तो स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप में तो स्टेफाइलोकोकस, लंबा है तो बैसिलस, कॉमा है तो विब्रियो, स्पाइरल है तो स्पाइरल बैक्टीरिया। देखो लिखा भी हुआ है। देखो क्या है ना कि जो भी मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, एक चीज याद रखो, जो भी मैंने तुम्हें आज तक जो भी पढ़ाया है वो सब ना पूरा आपके एनसीईआरटी का एक पॉइंट है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि जो भी बच्चा मुझे ये लिखता हुआ दिखाई दिया कि भैया एक्स्ट्रा पढ़ा रहे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है भैया। बेटा जिस चीज में आपको एक्स्ट्रा पढ़ाना है तो वो मैं पढ़ाऊंगी, वो बिल्कुल मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो इनका शेप अलग अलग होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैसिलस लंबा होता है, कोकस स्फेरिकल होता है, विब्रियो कॉमा शेप का होता है, स्पाइरुलिना स्पाइरल होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग शेप का बैक्टीरिया होते हैं। इनमें जो है क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन होता है। जैसे कोकाई अगर 2 में हो गया तो इट इज डिप्लोकोकाई, इस तरीके से याद रखना, ठीक है। The organization of prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotic exhibit a wide variety of shape and functions, ठीक है। तो सेल फंक्शन सेम है, जो सेल का फंक्शन यूकैरियोटिक सेल का है सेम टू सेम वही है। जीवन में आए हो तो सेल डिवीजन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि तुम कितना कॉम्प्लेक्स हो। अब तुम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो तो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन रेट जो है, तुम्हारे सेल ऑर्गेनल उतने कॉम्प्लेक्स होंगे। अब तुम छोटे हो, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक हो, तुम्हारे पास कोई सेल ऑर्गेनल है नहीं इतना डेवलप्ड, तो तुम्हारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होगा। पर जीवन जीने के लिए हर सेल को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कुछ सेल को छोड़ दीजिए आप अपनी बॉडी में, आरबीसी और नर्व सेल्स को, बाकी सेल्स तो रेप्लिकेट करती ही हैं। तो इसी तरीके से रेप्लिकेशन सेम प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में, पर कुछ स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। चलो
ना आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट एनसीईआरटी पेज हमारा क्या कहता है, देखो 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 बना हुआ है, चलो बेटा देखो टिपिकल बैक्टीरिया का शेप जो है ये देखो फ्लैजिला बने हुए हैं इनके दोनों साइड पे, ठीक है, ये बैक्टीरिया है। टिपिकल बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो 1 to 2 म्यूएम होता है। पीपीएलओ जो होता है देखो राउंड राउंड है, 0.1 म्यूएम साइज है, माइक्रोमीटर। वायरसेस दे आर नॉट living organism, they are not placed in the Whittaker 5 kingdom classification, they are not living thing, they not follow the cell theory। इस सब कंसेप्ट के बारे में हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। तो मैं आपको बार बार ये बोलती हूँ कि मैं पिछली चीजें आपको इसलिए लेके आती हूँ कि बायोलॉजी एक कहानी है, वी हैव टू मेक अ कहानी, और कहानी में पिछले पात्र हमेशा आते हैं। समझ में आई बात? अगर हमने बोला हमने कौन से राजा के बारे में बात कर रहे हैं, वॉट एवर द राजा के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके पिताजी का नाम आएगा और उसके बाद हम एक कहानी बुनते हैं कि इतने साल पहले ये राजा हुआ करते थे तो आज के सन में उनकी संतानें हैं, देन विल मेक अ स्टोरी। सो बायोलॉजी इज अ स्टोरी, वी हैव टू मेक अ स्टोरी। तो बच्चा ये नहीं सोचेगा अरे यार ये कहाँ से ये टॉपिक बीच में घुस आया, कहाँ से ये आ गया। वी हैव टू फ्रेम अ पिक्चर, ठीक है। हम एक फिल्म बनानी पड़ेगी और उस फिल्म को जैसे अब हम विजुअल करेंगे तो मैं आपको इतना विजुअल करा देती हूँ कि आपको चीजें मन में दिखने लगे, और जितनी चीजें दिखेंगी ना उतना जल्दी याद होगा। रट के तो जीवन में कुछ नहीं हुआ है बेटा, ठीक है। चलो, प्रोकैरियोटिक सेल हैव द सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट द माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग इन द सेल इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, हर फ्लूइड जो सेल होता है उसके पास साइटोप्लाज्म होता है, इसे हम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। दे डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द जेनेटिक मटेरियल। बेटा ये चीज अपने को याद रखनी है कि इनके पास कोई वेल डिफाइंड जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज प्रोकैरियोट्स। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, they never been enveloped by the nuclear membrane, ठीक है। बेचारा वो इधर उधर घूमता रहता है, परेशान होता है, अरे यार मेरे पास तो कोई घर ही नहीं है यार, मैं घूमता ही रहता है, घर ही नहीं है, कहाँ जाएगा बेचारा, पैसा थोड़ी कि मर जाएगा। जिनके पास घर नहीं होते वो भी तो जीवित रहते ही है ना बेटा, अपना जीविका उपार्जन खुद ही कर लेता है, तो वो क्या करता है कि साइटोप्लाज्म में इधर उधर घूमता रहता है। Now, in addition to the genomic DNA, जो इनका कैसा होता है, इनके पास न्यूक्लियर में जेनेटिक मटेरियल ऐसा सर्कुलर होता है, ऐसा फैला होता है, ठीक है। तो इनका डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है, या क्रोमोसोम सिंगल होता है जिसके अंदर डीएनए होता है। सो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स, ए स्पेशल सेगमेंट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड एज जीन, ठीक है। आधा बच्चा इसी में कंफ्यूज होता है, क्या है क्रोमोसोम, क्या है डीएनए, क्या है जीन, ठीक है। तो क्रोमोसोम डीएनए से बना है, ठीक है, एंड स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज एक्सप्रेस्ड बाय द पर्टिकुलर जीन, ठीक है। मेनी बैक्टीरिया हैव द स्मॉलर सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए के साथ साथ हमारे सेल में एक सर्कुलर डीएनए भी होता है बेटा, ये भी अपन लोगों ने पढ़ा था, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड का रोल तो मैंने आपको इतना सारा बताया था ना कि प्लाज्मिड का रोल किस में होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है। प्लाज्मिड का रोल किस में होता है, प्लाज्मिड का रोल होता है कि भैया आपको अगर मान लीजिए मुझे इंसुलिन बनाना है तो मैं इसके प्लाज्मिड में इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले जीन घुसेड़ दूं। अब जैसे जैसे जो है सेल रेप्लिकेट होगी, प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट होगा, वैसे वैसे जो जीन है वो सेल के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगेगा, हम सेल को रप्चर करेंगे और सारा इंसुलिन निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसे आप कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए, जिसे हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, सर्कुलर होता है, जो सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। Now, the plasmid DNA confers certain unique phenotypic character to such bacteria. One such character is resistant to the antibiotic. ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास हम गए, हमने बोला बहुत जो है तो दस्त लग रहा है, डॉक्टर साहब क्या करें, और डॉक्टर साहब ने आपको दस्त लगने की दवाई दे दी, ठीक है। अब दस्त लगने की दवाई तो दे दी पर दस्त आपके बंद नहीं हो रहे हैं, आपके जो है जीवन मरण के हालत हो गए। अब डॉक्टर पूछा कि हमने एंटीबायोटिक तो सही दी थी पर क्यों नहीं असर हुआ ये कि मान लीजिए जिस भी बैक्टीरिया से आपको डायरिया हुआ है उस बैक्टीरिया के पास उस एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट जीन है।
अब तुम देते रहो, वो रेजिस्टेंट कर लेता है, वो अपने ऊपर ऐसे कवच बना लेगा, वो जीन जो है वो कवच बनाने के जो है मॉलिक्यूल्स बनाने लगेगा, वो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी सेल की चारों तरफ, आप मार ही नहीं पाओगे उसको। फिर हम दूसरी एंटीबायोटिक देते हैं। तो कोई भी बैक्टीरिया किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट सिर्फ और सिर्फ बेटा इसलिए होता है क्योंकि उसके पास प्लाज्मिड के अंदर उसके लिए रेजिस्टेंट जीन होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा मतलब सपोज दैट, ऐसा मैं कह नहीं रही हूं, सपोज दैट मैं एग्जांपल बताती हूँ, किसी एक घर में चार, सपोज दैट कि कोरोना एक बैक्टीरिया है, सपोज दैट इट इज अ वायरस, बट हम सपोज कर रहे हैं। अब एक ही घर के वायरस भी कंसीडर कर सकते हो, पर हम प्लाज्मिड के बारे में बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसी के बारे में बात करें, ठीक है। सपोज दैट कि कोई बैक्टीरिया, कोरोना को क्यों माने, चलो मान लेते हैं कि किसी को सर्दी है, ठीक है, उसको स्टेफाइलोकोकस का ऑरियस का इन्फेक्शन हो गया। अब उसके घर पे रहने वाले 3-4 व्यक्तियों को नहीं हुआ है, उसके घर पे उसी साथ रहने वाले 3-4 व्यक्तियों को नहीं हुआ। बाद में वो व्यक्ति घर आया और उसने अपने घर के 4 मेंबर्स में से 3 मेंबर को फैला दिया। चौथा मेंबर उन्हीं के साथ रहता था पर उसको सर्दी नहीं हुई। कारण क्या है कि उसके पास जो है उसको सर्दी नहीं हुई क्योंकि बॉडी के पास बहुत सारे एंटीबायोटिक बॉडीज हैं, ठीक है। पर उन 3 व्यक्तियों को जिनके पास सर्दी हुई है उन्होंने बहुत सारी दवाई खाई, जिसमें 2 लोग ठीक हो गए, एक ठीक नहीं हो पा रहा, चाहे उसको कोई भी दवाई खिला दो, क्योंकि उसके प्लाज्मिड के पास वो सारे जीन हैं, मतलब वो सारे वो वाले जीन हैं, रेजिस्टेंट जीन है जिसके लिए वो दवाई खा रहा है। तो मैं कोई भी दवाई खाती हूँ वो रेजिस्टेंट जीन बैक्टीरिया लेके बैठा है, कोई असर ही नहीं होता है। सो मेनली प्लाज्मिड का इस्तेमाल जो है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में होता है, और कोई भी बैक्टीरिया किसी पर्टिकुलर चीज के लिए रेजिस्टेंट है क्योंकि उसके प्लाज्मिड में वो रेजिस्टेंट जीन होता है जिससे हम उस पर अटैक नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर चीज से, ठीक है। नाउ देखिए, इन हायर क्लासेस का मतलब 12th क्लास, सीधी बात मैं बता रही हूँ, 12th क्लास में पढ़ना है इसको आपको। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉरेन डीएनए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस प्लाज्मिड में कोई भी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन घुसेड़ दीजिए, उसका डीएनए घुसेड़ दीजिए तो इंसुलिन बनने लगेगा, तो हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि प्रोकैरियोट्स के पास नहीं होती, वो यूकैरियोट्स के पास होती है, ठीक है। कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर के ऊपर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती। सो और जरूरत भी नहीं है बेटा, इतना छोटा है कि वो स्वयं ही थोड़ा मोड़ा काम करके अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेता है, ठीक है, लाइक द वंस इन यूकैरियोट, ठीक है। No organelles like the ones in eukaryote are found in the prokaryotic cell except for the ribosome. So ribosome जो होते हैं फ्री भी होते हैं, mRNA के साथ बाउंड भी होते हैं, जो राइबोसोम mRNA के साथ बाउंड होते हैं उन्हें हम पॉलीसोम्स कहते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, ठीक है। देखो बेटा, इनके पास ना, मैंने बोला था बॉक्स नहीं है, दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट, दे डोंट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, दे डोंट हैव एनी स्टोरेज बॉडी। तो क्या करेगा, क्या फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, क्या कोई दूसरा और काम नहीं करेगा, करना तो पड़ेगा, दुनिया में आए हो तो काम तो करोगे, बिना काम करके किसका भला हुआ है, कौन जीवित रहा है। रोटी हम क्यों कमा रहे हैं, क्योंकि रोटी खानी है, ठीक है, सीधी बात, बेसिक नीड यही है हमारी। तो बैक्टीरिया को जीवन जीना है तो फोटोसिंथेसिस तो करना पड़ेगा, क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है तो कैसे करोगे। तो इनके पास जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, इनके पास कुछ स्पेशल बॉडीज होती हैं जिनको हम इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं, जिसमें वो जो चीज होती है जैसे क्लोरोफिल को स्टोर करके रखते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। दे डोंट हैव स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनल फॉर द स्टोरेज ऑफ एनीथिंग स्पेशल, बट दे हैव समथिंग लाइक राउंड लड्डू लाइक, जिसमें वो चीजें स्टोर कर सकते हैं, जिसे हम इंक्लूजन बॉडी कहते हैं, ठीक है। A specialized differentiated form of cell membrane is called as mesosomes. इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर से फोल्ड हो जाती है कहीं कहीं पर, जिसे हम मीजोजोम कहते हैं। मीजोजोम इज द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल फोल्डेड होती है, ऐसे ही प्रोकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर से फोल्डेड होती है। ये हम लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो नहीं याद आ रहा है तो फिर काम गड़बड़ है बेटा, पढ़ा करो, ठीक है। चलो, इन्हें आप क्या कह रहे थे, मीजोजोम। मीजोजोम इज द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का होता है वैसे ही फंक्शन मीजोजोम्स का होता है। मीजोजोम्स के पास स्पेशल जो है प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक एज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वर्क करते हैं। ईटीसी कहते भी हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इस जगह पे बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ प्रोसीड होती हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं। फिर यहाँ पे जो एनर्जी बनती है वो स्टोर कर ली जाती है। तो मीजोजोम इक्विवेलेंट टू द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स इट, ठीक है।
सो सेल मेम्ब्रेन के पास एक अंदर फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम मीजोसोम कहते हैं और फोल्डिंग है, दैट्स इट. नाउ सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ये भी अपन लोग पढ़ चुके हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं. मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल, हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप. ठीक है, जो देखिए सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये तो बेटा यूकैरियोटिक सेल भी के पास है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल है, एनिमल सेल के पास नहीं है. ठीक है, सो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल, हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप. ठीक है, सही बात, बिल्कुल नो बकवास. द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, सेल एनवेलप 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है, जिसमें सबसे पहले हम ऊपर वाले स्ट्रक्चर को, सबसे ऊपर को कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स. ठीक है, ये पढ़ा हम लोगों ने. सबसे ऊपर वाले को हमने क्या कहा था? ग्लाइकोकैलिक्स. क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स. ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स के बाद क्या प्रेजेंट था? ग्लाइकोकैलिक्स के बाद क्या प्रेजेंट था? ग्लाइकोकैलिक्स के बाद प्रेजेंट थी सेल वॉल. ग्लाइकोकैलिक्स के बाद क्या प्रेजेंट था? सेल वॉल. ठीक है, और सेल वॉल के बाद क्या प्रेजेंट थी? सेल मेम्ब्रेन. सेल वॉल के बाद क्या प्रेजेंट थी? सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, मैं ये रफ डायग्राम ड्रॉ कर दिया है कि आपको और सीक्वेंस पता चल सके. ठीक है, सो सेल मेम्ब्रेन थोड़ा गड़बड़ लिख गया पर देख लेना उसको. ठीक है, तो सेल एनवेलप में क्या क्या चीजें होती हैं? पहली चीज, सेल एनवेलप में कौन कौन सी चीजें होती हैं? सेल एनवेलप में पहली चीज होती है ग्लाइकोकैलिक्स. ठीक है, पीले कलर से लिखती हूँ, ग्लाइकोकैलिक्स. ग्लाइकोकैलिक्स के बाद क्या होता है? सेल वॉल. सेल वॉल के बाद क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, नाउ ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म द डिस्टिंक्ट फंक्शन. ये तीनों लेयर अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती है. जैसे कि ऊपर वाली जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है ये चिकनी होती है. ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिव, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है सेल वॉल के ऊपर. ये मे बी यूकैरियोट्स में नहीं होती है, तो इनके पास एक छोटा है ना बेटा, तो छोटा है तो ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? अब छोटे बच्चे को बड़े बच्चे मारे ना, इसलिए छोटे बच्चे को मम्मी जो है सिखा के भेजती है, अरे बेटा तुमको वो मारेगा ना तो तुम सीधा मुझे बताना. अब ये किसी को बता नहीं सकते, तो इसने अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा कंबल डाल रखा है. द एक्स्ट्रा कंबल इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स. ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ये लूज और बाउंड हो सकता है. जो लूज होता है उसे आप कहते हैं स्लाइमी. ठीक है, स्लाइमी होगा तो ये बैक्टीरिया को किसी भी जगह पर अटैच होने में मदद करेगा. दूसरी बात, एक बैक्टीरिया के ऊपर दूसरा बैक्टीरिया अटैच ना हो, स्लाइम उसे फिसला कर बाहर करेगा. अगर ये कॉम्प्लेक्स है, अगर ग्लाइकोकैलिक्स आपका हार्ड है तो उसे आप कहते हो कैप्सूल. हार्ड है तो आसानी से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसे डैमेज नहीं कर सकता. ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सेल को बर्स्ट होने से बचाता है. तो बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं. ठीक है, ओके. नाउ ये तीनों एक साथ मिलकर सेल के ऊपर प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती हैं. कौन कौन? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, now bacteria can be classified 2 groups on the basis of difference in the cell envelopes and manner which they respond to the staining procedure developed by the Gram-Witch. Gram-Witch मतलब क्रिश्चियन ग्राम. ठीक है, those that take up the gram stain called as gram positive and do not take that called as gram negative. अब मैंने आपको ये चीज बताई भी थी कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को ग्राम पॉजिटिव काय को कहते हैं, ग्राम नेगेटिव को ग्राम नेगेटिव काय को कहते हैं. ग्राम पॉजिटिव को ग्राम पॉजिटिव कहने का कारण यह है दैट ग्राम पॉजिटिव टेक द स्टेन कॉल्ड एज ग्राम स्टेन एंड द ग्राम स्टेन पहला स्टेन है जिसका नाम है क्रिस्टल वॉयलेट. ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट पहला स्टेन जो ग्राम स्टेन का होता है वो होता है क्रिस्टल वॉयलेट. तो सेल वॉल 2 टाइप की होती है. जो इस क्रिस्टल वायलेट को पकड़ लेगा, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, जाऊंगा नहीं, जाऊंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे, तो उसे आप कहते हो ग्राम पॉजिटिव. जो छोड़ दे, जा बाहर में, हमें तेरे से मतलब नहीं है, तो वो होता है ग्राम नेगेटिव. ये याद रखना. हमेशा स्टेनिंग का प्रोसीजर है CIES. क्रिस्टल वॉयलेट डालो, फिर आयोडीन डालो, फिर इथेनॉल डालो, लास्ट में काउंटर स्टेन डालो, सेफ्रेनिन. तो जिसने क्रिस्टल वॉयलेट को पकड़ लिया वो है ग्राम पॉजिटिव और जिसने काउंटर स्टेन को पकड़ लिया वो है ग्राम नेगेटिव. लेक्चर कौन सा देखना है? पिछला वाला, प्रोकैरियोटिक सेल स्टेनिंग का पूरा डिटेल प्रोसीजर बताया. चलो नेक्स्ट, ये देखो जो मैंने अभी तुमको बताया ना वही लिखा हुआ है और फिर तुम लोग मुझे बोलते हो कि मैंने बताया नहीं. चलो, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन द कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया. डिपेंड करता है कि आप किस बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हो. ग्लाइकोकैलिक्स का कॉम्पोजिशन डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट हो सकता है. इट मे बी लूज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर, चिकनी चमेली. ठीक है, और अगर ये थिक भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है, जिसको कहते हैं कैप्सूल. तो ये कोई एक बैक्टीरिया पे उसके ऊपर कोई और नहीं आ सकता, फिसला के बाहर करेगा. कैप्सूल, हम नहीं जाएंगे इस जगह से, हाय हाय. तो कैप्सूल जो होता है उनको प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है. ठीक है,
द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, ठीक है, इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम द बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। यही चीज ना यूकैरियोटिक में भी है। सेल वॉल का मेन काम है कोई तुम्हारे अंदर आए ना, कोई आसानी से बाहर जाए ना, मैं हूं तुम्हारे सेल का बॉडीगार्ड, आने नहीं दूंगा, चाहे आने नहीं दूंगा तुम पर कोई आंच, ठीक है, तो मैं हूं तुम्हारे सेल का बॉडीगार्ड, आने ना दूंगा तुम पर कोई आंच। सेम कंडीशन विद द यूकैरियोटिक सेल, ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है कि मैं नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई आ नहीं सकता मेरे अंदर। ये सेल को बस्ट होने से बचाता है, क्योंकि मेम्ब्रेन क्या है, ये बहुत डेलिकेट होती है, सेल आसानी से फट सकती है, कोई भी चीज आसानी से अंदर आ सकती है, तो सेल वॉल जो है सेल को इस चीज से बचाती है, ठीक है। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है। मैंने बताया था ना, घर की बीवियां जो होती हैं वो पति को बताती हैं, देखो ऐसा है कि शाम को दाल चावल ले आना, नहीं तो घर मत आना, बोलती होंगी, सुना होगा, नहीं तो घर मत आना अगर दाल चावल नहीं लाए तो जो है पति देव जो होते हैं वो सब ले आते हैं, वो सब ले आते हैं, हर प्रकार का चावल ले आते हैं, क्योंकि चावल लाते हैं तो बीवी बोलती है अरे यार तुम ठीक नहीं लाए यार, ठीक है, और 10 प्रकार का चावल ले आए, उसमें बीवी ने एक सिलेक्ट किया, ये वाला सही है। तो घर की सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कौन है, बीवी, और सेल वॉल कौन है, पति। पति सब ले आता है, पर बीवी जो है सिलेक्ट कर लेती है ये वाला ठीक है, अगली बार से ये लेके आना, ठीक। चलो, तो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, इट इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ही, सेल वॉल तो सबको आने देती है, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताती है आजा आजा तू अपने घर का ही आदमी है, आजा 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 आजा, और तू चला जा, ठीक है। नाउ दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट, सेम फंक्शन विद द यूकैरियोट आल्सो, ठीक है। अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज मीसोसोम, मैंने आपको बताया, विच फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, मुड़ जाती प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर, द एक्सटेंशन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूबुलर और लेमेली। मैंने आपको बताया था गोल हो सकता है, लंबा हो सकता है, या इस फॉर्म में भी हो सकता है। आगे बढ़े। नाउ फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर सेल। एक सेकेंड, हाँ, तो मीसोसोम करता क्या है, दे हेल्प्स इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल बनवाने में मदद करता है। मीसोसोम के पास डीएनए आ जाता है, तो ये डीएनए को भी डिवाइड करने में मदद करता है और सेल को भी डिवाइड करने में मदद करता है। मैं बाकायदा डायग्राम बनाया था मैंने, ठीक है। They also helps in respiration because it is equivalent analogous structure to the mitochondria. So जो फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का होता है वैसा एग्जैक्ट फंक्शन होता है मीसोसोम का। तो ये रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, सिक्रीशन में मदद करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, फोल्डेड है ना मेम्ब्रेन अंदर से, ऐसी फोल्ड हो गई अंदर से, तो ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी, ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी तो ज्यादा एनर्जी बनेगी, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है ज्यादा तेजी से नाच सकती है। नाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, in some prokaryotic like cyanobacteria there are other membranous structure into the cytoplasm called as chromatophores which contain pigment. मीसोसोम्स के अलावा जो ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं, ब्लू ग्रीन बैक्टीरियाज होते हैं, सॉरी, उनके पास एक अलग एक्सटेंशन होता है मीसोसोम के जैसा ही, ठीक है, जिसे आप कहते हैं क्रोमैटोफोर्स। क्या कहते हैं हम लोग बेटा इसे, क्रोमैटोफोर्स, जो कि कलर को स्टोर करके रखता है ताकि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो सके। बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, ठीक है, चल भी सकती, नहीं भी चल सकती। अगर ये चल सकती हैं तो इनके पास थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जिसे आप कहते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला के माध्यम से मूव करती हैं। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, ठीक है। हो सकता है कि आपके पूरे बैक्टीरिया के बॉडी में फ्लैजिला हो सकता है कि सिर्फ पोल पर हो सकता है कि सिर्फ एक जगह पर हो, तो डिपेंड करता है। हम फ्लैजिला के बारे में शायद बैक्टीरिया में पढ़ा भी हम लोगों ने, ठीक है। तो फ्लैजिला का अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। फ्लैजिला का इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना भी है अरेंजमेंट, ठीक है। बैक्टीरियल फ्लैजिला इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, ठीक है। फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। तो जो पार्ट आपको फ्लैजिला का दिखाई देता है वो होता है फिलामेंट, ठीक है। नाउ beside the flagella, pili and fimbri also the surface structure of the bacteria, but they do not play in the motility, ठीक है। तो इनके पास ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको आप कहते हैं फिम्ब्री, ठीक है। क्या कहते हैं, फिम्ब्री। फिम्ब्री किसी भी चीज को जो पकड़ने में मदद करते हैं, पकड़ लूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं, जाऊंगा नहीं मैं, तू कुछ भी कर ले। तो किसी भी बैक्टीरिया को अगर होस्ट बॉडी में चिपकना है बेटा, फिम्ब्री इज व्हाट, इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। फिम्ब्री इज व्हाट, इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच हेल्प्स टू बैक्टीरियल सेल टू अटैच इनटू द होस्ट बॉडी। जाऊंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, तुम कितना भी एंजाइम निकाल लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
तो फिम्बरी होस्ट सेल में बैक्टीरिया को अटैच होने में मदद करती है, ठीक है। वही पिलाई क्या है, वैसे तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट सेल कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती नहीं है बेटा, पर पिलाई पिलाई एक मेथड करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। पैरामीशियम में मैंने आपको पढ़ाया भी था ये, ठीक है। तो इसे आप कहते हो कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन करने में पिलाई का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। सो पिलाई एंड फिम्बरी आर ऑल्सो द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया, बट इसका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं होता है। पिलाई ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि स्पेशल प्रोटीन से बना होता है, जिसे आप कहते हैं पिलीन प्रोटीन, और फ्लैजिला बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से। फिम्बरी आर द स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर sprouting out from the cell. Some bacteria are known to help attach the bacteria to rocks, streams and host of the tissues. तो किसी भी बैक्टीरिया को किसी स्पेशल जगह से अटैच होना है बेटा, तो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है क्या, तो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है आपके दैट विच स्ट्रक्चर फिम्बरी को। नाउ राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। देखो यूकैरियोटिक के पास भी राइबोसोम होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास भी राइबोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के पास कौन सा राइबोसोम होता है, 70S, ठीक है। 70S मतलब सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोशेंट। अगर हम 70S राइबोसोम को दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक बनती है उसकी लार्ज यूनिट जो कि होती है 50S, और एक होती है 30S। 50S और 30S होता है तो 80S है, पर इनका मैथमेटिक्स थोड़ा अलग टाइप का है, इसलिए हम उसको करेक्टिवली 70S कहते हैं। S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, कौन कितना भारी, अगर 80S है तो वो ज्यादा भारी है, उससे बड़ा S है तो ज्यादा भारी है, 70S है तो हल्का है, छोटा है तो हल्का ही रहेगा, ठीक है। राइबोसोम जो होते हैं 15 नैनोमीटर 20 नैनोमीटर लेंथ और विड्थ में इतनी साइज होती है, ठीक है। दो सब यूनिट है, 50S लार्ज 30S स्मॉल, ये दो टुगेदर दे विल फॉर्म द 70S, ठीक है। राइबोसोम में प्रोटीन कैसे बनता है, आप उस लेक्चर को अच्छे से पढ़ना कि जो डीएनए होता है it will converted into the mRNA by the process of the transcription. Then all the ribosomes, some of them are free into the cytoplasm and some of them get attached into the mRNA. They will make the polyribosome and थोड़ा जो सेल के साइटोप्लाज्म में खूब सारे अमाइनो एसिड होते हैं, तो राइबोसोम के एमआरएनए में अटैच होते जाते हैं और एक प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो राइबोसोम एंड एमआरएनए विच इज फॉर्म्ड बाय द डीएनए ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, तो इससे बनता है प्रोटीन, ठीक है। तो एमआरएनए में जब बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाए तो इसे आप पॉलीराइबोसोम कहते हैं। पॉलीसोम ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू द प्रोटीन। तो डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। नाउ लास्ट थिंग इज द इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं, ये स्टोरेज मटेरियल होती हैं। किसी भी सेल के अंदर इनके पास डब्बा नहीं है, इनके पास स्टोरेज स्ट्रक्चर नहीं है, तो क्या करें, तो क्या करूं मैं, मर जाऊं बताओ, सोचेगी ना ये। तो इनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये छोटे छोटे वेसाइकल फॉर्म में चीजों को स्टोर करके रखते हैं, जिसे हम इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। तो रिजर्व मटेरियल इन द प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। दीज आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, फ्री इनटू द साइटोप्लाज्म, कोई मेम्ब्रेन फेम्ब्रेन नहीं है, साइटोप्लाज्म में इधर उधर घूमती रहती है, आ जाए यार क्या करूं। जैसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ये सब ग्रैन्यूल पर्सपेक्टिव चीजों को स्टोर करते हैं। फॉस्फेट को स्टोर करेगा, साइनोफाइसिन स्टार्च को, ग्लाइकोजन। गैस वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं, वो ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनसीईआरटी ऑफ द prokaryotic cell. So this is it. I hope you learned and enjoyed the video. See you in the next class with a new topic called as eukaryotic cell. तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए. Thank you so much.